नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी ज्वाइन करने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। आप कहीं से भी क्लास एक्सेस कर सकते हैं, आप कहीं भी हो, आप वहां बैठ के पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि बेस्ट टीचर्स के साथ आप पढ़ सके। साथ ही में आपको मल्टीपल कोर्सेज होते हैं, आप कितने कोर्सेज आपको कहाँ पढ़ना है, किससे पढ़ना है, ये सब आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ आपको टीचर्स का गाइडेंस मिल जाता है, अनलिमिटेड आपको क्विजेज मिलते हैं, स्टडी मटेरियल मिल जाता है और बहुत कुछ। इवन एवरी फोर्थ सेशन इज़ अ डाउट क्लियरिंग सेशन। आप अपने डाउट्स भी यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ अभी एक मेगा ऑफर चल रहा है। अगर आप 12 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलेगा 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन, और अगर 24 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलेगा दैट इज़ 4 मंथ का एक्स्ट्रा एडिशनल सब्सक्रिप्शन। तो एक बहुत अच्छा ऑफर है। 31 मई के पहले आपको ये ऑफर का फ़ायदा ले लेना चाहिए। दोस्तों, महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए फ्री लाइव क्लासेस चल रही है, फ्री बैच चल रही है। रोज़ रात को 9 बजे हम उस बैच को ले रहे हैं जिसमें मैं और सिद्धार्थ सर आपको पढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल हमारी फ्री क्लास को ज्वाइन कीजिए। साथ ही में सब्सक्रिप्शन 2 तरह का है, ये भी देख लीजिए कि प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है। प्लस के तो सारे फीचर्स मैंने अभी आपको बताया, लेकिन आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिल जाता है, स्टडी प्लानर मिल जाता है, एक्सपर्ट का गाइडलाइंस मिल जाता है और आपका टेस्ट का एनालिसिस भी हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा है आप सभी के लिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं 4 ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स और 1 ईयर के लिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक और प्लस का आपको जो भी सब्सक्रिप्शन लेना आप ले सकते हैं। और ये जो रेट आपको दिख रहे हैं सामने, इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप पवन वाघ रेफरल कोड यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल देरी मत कीजिए और जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और हमारी जो नई बैचेस चल रही है उसको ज्वाइन कीजिए। अगर 4 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें 2 साल आप IIT JEE फाउंडेशन इसमें पढ़ेंगे, JEE नीट फाउंडेशन NTSC में, और बचे हुए 2 साल आप IIT JEE में जाएंगे, या फिर आपको नीट में लेना हो तो आप नीट में ले सकते हैं। तो आपके ऊपर है आपको कहाँ सब्सक्रिप्शन लेना है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल जल्दी से ज्वाइन कीजिए और हमारे इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाघ एकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और आज के क्लास में गाइस हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले चैप्टर का। तो लास्ट वाले क्लास में अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोगों ने सारे के सारे जितने भी लैंथेनाइड के रिएक्शंस थे वो लास्ट वाले क्लास में एकदम बढ़िया तरीके से देखे थे। चलिए उसी के कंटिन्यूशन में अब हम लोग मूव करते हैं हमारे आगे के पार्ट की तरफ। अगर आपने इस वीडियो को देखने से पहले लास्ट वाला वीडियो, प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जाके उसको देख लो। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले आपको दे रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स को एक बार हम लोग शॉर्ट में सारी की सारी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। मुझे लगता है इसको ये प्रॉपर्टीज को देखने के लिए हार्डली हम लोग को 5 या 7 मिनट्स लगेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से हमको कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए, सब एकदम बढ़िया तरीके से करेंगे। और एक और बात, इसके बाद में मैं लेने वाली हूँ द मोस्ट अवेटेड पोर्शन, जो सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और जो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। उसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड सीरीज एलिमेंट। आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लैंथेनाइड सीरीज एलिमेंट का टफ जाता है, लेकिन आई प्रॉमिस यू गाइस कि मैं आपको इतना बढ़िया वाला ट्रिक पढ़ाने वाली हूँ, इतना बढ़िया ट्रिक बता देने वाली हूँ। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप लोग यूँ लिख सकते हो एकदम बढ़िया तरीके से और करेक्ट फॉर्म में। चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स को। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। सबसे पहले आपको बोल रखा है सॉफ्ट मेटल, और ये प्रॉपर्टीज आपकी पेज नंबर 182 पे दे रखी है। सॉफ्ट मेटल विद अ सिल्वरी वाइट कलर एंड मॉडरेट डेंसिटीज ऑफ 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब आपको ये बता रखा है कि जो भी आपके लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट है वो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, हार्ड मेटल्स नहीं है वो। जैसे आप सबको पता है कि मेटल्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं, सॉफ्ट, हार्ड। तो जो भी आपके लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स है वो काफ़ी सॉफ्ट नेचर के होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट नेचर के मेटल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में उनका कलर सिल्वरी वाइट होता है। मतलब जैसे कि अगर आपने सिल्वर का कलर देखा होगा, मतलब ये चांदी का कलर जो सिल्वर होता है वो भी सिल्वरी और शाइनिंग वाइट का होता है। वैसे ही आपके ट्रांजिशन सीरीज के भी एलिमेंट कुछ उसी फॉर्म में दिखते हैं। ठीक है, सॉफ्ट भी होते हैं, मेटालिक फॉर्म में होते हैं और उसी के साथ साथ उनका कलर सिल्वरी वाइट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। कलर एंड ब्राइटनेसेस रिड्यूसेस ऑन एक्सपोजर टू एयर। ये तो बात जाहिर सी बात है। अगर आप सिल्वर की भी बात कर लो, नॉर्मल सा सिल्वर ले लो या गोल्ड ले लो, अगर आप लोग पहनते हो तो पहले उसका बहुत ज़्यादा शाइनिंग रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद अगर आप 1 या 2 साल के बाद देखोगे और कंटिन्यूसली अगर अपने हाथ में पहनते हो तो वो शाइनिंग जब स्टार्टिंग में उसको परचेस किया था वैसी शाइनिंग उसमें नहीं रहती है। शाइनिंग कहीं ना कहीं आपकी रिड्यूस हो जाती है ना। इन द सेम फैशन जो भी आपके लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट है उनका भी जो भी कलर है,
जो भी ब्राइटनेसेस है, जो भी शाइनिंग है, वो भी कुछ समय के बाद में रिड्यूस हो जाता है जब वो एयर के या एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं लंबे समय के लिए, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए। चलिए मूव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जाहिर सी बात है, जैसे कि हम लोगों ने ट्रांजिशन सीरीज में भी देखा था कि वहाँ पे भी सारे के सारे मेटल्स थे, तो वहाँ पे भी वो ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट भी गुड कंडक्टर्स थे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इन द सेम फैशन आपके जो भी लैंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट है वो भी मेटल ही है, और अगर ये मेटल है तो ऑफकोर्स ये गुड कंडक्टर्स रहेंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करेंगे। एक्सेप्ट प्रोमेथियम ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव इन नेचर। मतलब प्रोमेथियम ही सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है लैंथेनाइट सीरीज में जो आपका रेडियो एक्टिव है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैम ये प्रॉपर्टीज़ आप हमको क्यों पढ़ा रहे हैं, हम खुद कर लेंगे। लेकिन सुनो, अब जो मैंने आपको ये थर्ड पॉइंट बताया ना, उसको सारे के सारे टिक मार्क करेंगे। वहाँ से एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन एक दो बार बोर्ड के पेपर में आ भी चुका है, एंट्रेंस में भी आया है, और आपको ये क्वेश्चन आने के चांसेस और भी है। तो अगर आपको पूछा जाए कि लैंथेनाइट सीरीज में एलिमेंट ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सिर्फ एक ही है और वो ही आपका रेडियो एक्टिव नेचर का है। रेडियो एक्टिव मतलब जिसमें से रेडिएशंस निकलते हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। तो याद रखना है कि पूरे के पूरे लैंथेनाइट सीरीज में सिर्फ जो एक एलिमेंट ऐसा है जो अलग अलग रेडिएशंस को एमिट करता है, अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस, जो रेडियो एक्टिव नेचर का है, वो है आपका प्रोमेथियम, ठीक है। चलिए मूव करेंगे। द एटॉमिक एंड द आयोनिक रेडाई डिक्रीज फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेटियम, दिस इज नोन एज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये जो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का पार्ट है ये मैं अभी डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत जनरल पार्ट दे रखा है। ये लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन है ही नहीं, एक्चुअल डेफिनेशन कुछ अलग है, और वो एक्चुअल डेफिनेशन तुरंत हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद लेने वाले हैं, ठीक है। तो इस पार्ट को फॉर टाइम बिंग हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे। जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू से कि जो भी आपके एटॉमिक साइज होता है और जो भी आयोनिक साइज होता है वो हमेशा डिक्रीज होते जाता है लैंथेनम से ल्यूटेटियम की तरफ जब हम लोग मूव करते हैं। इस चीज़ को हम लोग लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, लेकिन इस चीज़ को हम लोग डायग्रामेटिकली विद सारे के सारे फैक्टर्स वो देखने वाले रिसेंटली, जस्ट देखेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है बाइंडिंग टू वाटर इज कॉमन, सच वाटर इज ऑफन फाउंड इन प्रोडक्ट्स व्हेन आइसोलेटेड फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशंस। वो आपको ये बोल रहा है कि जैसे कि हम लोगों ने देखा था लास्ट वाले क्लास में, जो भी आपके लैंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट्स थे वो जब वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो LnOH 3 टाइम्स बनाते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में भी बताया था कि OH जो है मैंने उनको 3 टाइम्स लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि लैंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट का वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है ना। वो आपको ये बोलता है कि अगर आपने लैंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट्स के पानी के साथ में रिएक्शन करवाई तो प्रोडक्ट तो बनता है, और प्रोडक्ट में भी आपका वाटर बाउंडेड फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर आर यूजुअली ग्रेटर देन 6, टिपिकली 8 और 9। आप लोगों को ये भी याद रखना है कि जो ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट थे, मतलब ये जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे, वो भी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं, बट वो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 से दिखाते हैं, 6 के ऊपर नहीं दिखाते। लेकिन जो आपके इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है, मतलब जो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट है, वो आपको 6 भी दिखाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 से ज़्यादा 8 भी दिखाते हैं, 9 भी दिखाते हैं, 12 भी दिखाते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम आपने कोऑर्डिनेशन नंबर तो बोला, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग क्या होता है? तो आपको याद रखना है, सपोज ये आपका कोई भी एक मेटल है, ये आपका कोई भी लिगेंड है, और ये कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ये वाली चीज़ आप बहुत बढ़िया तरीके से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हो, जो तुरंत इसके बाद में आएगा। यहाँ पे जो n है ना, ये n आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अगर ये 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा, अगर ये 12 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12, अगर ये 9 है, 8 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 9 और 8 रहेगा। मतलब ये n जो होता है लिगेंड के नीचे वाला नंबर, वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे। द लैंथेनाइट्स आर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक नेचर, वो जनरली पैरामैग्नेटिक नेचर के ही होते हैं। उसका रीज़न ये है, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में, लास्ट वाले क्लास में एक और चीज़ बताई थी कि अगर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा होता है और एक इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा होता है। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आपको याद रखना है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है उससे हमेशा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जनरेट होता है। ये मैं थ्योरेटिकली इसलिए बता रही क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट में डिस्कस कर चुके हैं एकदम डिटेल में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इलेक्ट्रॉन की जोड़ी बन चुकी है, पेयरिंग हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन की शादी हो चुकी है। अब यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक बिहेवियर हमको देखने को नहीं मिलता।
ये सारे के सारे आपके सिर्फ और सिर्फ डायमैग्नेटिक नेचर ही आपको शो करते हैं। तो बस आपको वही याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, सिंगल है, तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की जोड़ी बन जाए, शादी हो जाए, तो वो डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। मूव करेंगे टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये बोलता है वो कि जो भी आपके गैडोलिनियम है वो फेरोमैग्नेटिक नेचर का होता है बिलो 16 डिग्री सेल्सियस। ये जो पॉइंट है इसको भी आप लोग टिक मार्क करेंगे, क्योंकि ये भी टाइप का आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि लैंथेनाइट सीरीज में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बिलो 16 डिग्री सेल्सियस फेरोमैग्नेटिक नेचर शो करता है। याद रखना है उसका नाम गैडोलिनियम है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स जब मैं नोट्स आप लोग के लिए बनाने वाली हूँ वो सारे नोट्स में डाल दूंगी, मतलब मैं नोट्स में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस भी डाल दूंगी, तो टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे आपको बोल रखा है मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आर लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ एनवायरनमेंट, है ना। वो बाकी बाहर के एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वो एक एटम की प्रॉपर्टी होती है, एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है, ना कि एनवायरनमेंट की, ठीक है। तो आई थिंक ये सारे के सारे आपके प्रॉपर्टीज़ थे लैंथेनॉइड्स के, जो अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने आप सबको स्टार्टिंग में बताया था क्लास के, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट्स। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता होगा, बट अब नहीं लगेगा, क्योंकि अब मैं इसको एकदम बढ़िया तरीके से आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑफ लैंथेनाइड सीरीज। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एकदम बढ़िया तरीके से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड सीरीज एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम लोग सारे के सारे लैंथेनाइड सीरीज एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे कि उनका शॉर्ट नेम क्या होता है। शॉर्ट नेम के बाद में हम लोग उनका एक्चुअल नेम लिखेंगे कि उनका एक्चुअल नेम क्या है। एक्चुअल नेम के बाद में हम लोग लिखेंगे उनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है। और एटॉमिक नंबर के बाद में हम लोग लिखेंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बस इतना ही पार्ट हमको डिस्कस करना है। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है कि मैं आपका एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई भी काम नहीं है। कोई भी क्वेश्चन अगर मैंने एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लैंथेनाइड सीरीज एलिमेंट का, मतलब ही एफ ब्लॉक एलिमेंट का, मतलब ही इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का अगर बता दिया, तो पता है क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम लोग को जो क्वेश्चन सॉल्व करना है एंट्रेंस के या इसके, वो कैसे करना है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ऑब्जर्व ले रही हूँ, क्योंकि ऑब्जर्व से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक्सपेक्टेड दिमाग में नहीं आना चाहिए। अगर एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपने कंसिडर किया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। इसलिए हम लोग वैसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस अभी इस पे ध्यान देंगे हम लोग। एक और बात, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपने मेरे इतने भी कंसेप्ट देख लिए ना, मैं आपको गारंटी देती हूँ आप MSTCT, JEE हो, नीट हो, कोई भी एंट्रेंस का एक भी क्वेश्चन लगा सकते हो। सारे के सारे क्वेश्चन लगा लेंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको सारे के सारे कंसेप्ट्स क्लियर करवा रही हूँ। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग नॉर्मल वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हो तो इसके बाद वाला जो चैप्टर रहेगा वो भी देखना, क्योंकि बहुत हेल्प करता है सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सारे के सारे एलिमेंट्स के नाम को। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली बात, इसको याद रखने का ट्रिक क्या है। इसको याद रखने का ट्रिक जो है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। याद रखना मुश्किल है नहीं, इसको नामुमकिन है, ऐसा भी आप लोग समझ सकते हो। बट ठीक है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर हो सके तो इसको इसी तरीके से पढ़ो जिस तरीके से नॉर्मली ये है, कोई नए ट्रिक पे मत जाओ, ठीक है। तो आपको कैसे याद रखना है, देखो इधर ला से जो दिख रहा है बस वही याद रखो। मेरे कहना मुझे ये है कि अगर आप लोग पहले, इनके नाम थोड़े से अजीबोगरीब है, मतलब इनके जो नाम है ना वो थोड़े हटकर है, नॉर्मल नेम्स नहीं है। तो अगर आप इन पे कोई ट्रिक बनाते हो इनको याद रखने के लिए, तो आपको वो नाम परफेक्टली याद नहीं आएंगे।
इसलिए अगर हो सके तो बिल्कुल जैसा दिख रहा है उसको वैसे याद रखो। ला से पर नड पम सम यू जीडी टीबी डाइहो अर्टम वाईबी एलयू। ला से पर नड पम सम यू जीडी टीबी डाइहो अर्टम वाईबी एलयू। बस ऐसे ही याद रखो। ला से पर नड पम सम यू जीडी टीबी डाइहो अर्टम वाईबी एलयू। एक और बात, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सीरीज को याद नहीं करूँगा, तो आपको ये भी बात याद रखना है कि ना तो आप इनका कलर निकाल सकते हो, फिर ना तो आप इनका ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्लेन कर सकते हो, और ना तो आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो एंट्रेंस के तो क्वेश्चन होंगे ही नहीं, और साइड बाय साइड यहाँ से जो क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाएंगे वो भी आपसे नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस सीरीज़ को याद कर लो, ठीक है। चलिए देखते हैं इनके नेम्स को। तो नेम्स जो होता है, सबसे पहला एल का मतलब होता है लैंथनम। एक बार हम लोग ब्लॉक्स को ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए देखेंगे। सबसे पहली बात, इसका नाम होता है, एल का मतलब होता है लैंथनम। फिर है सेरियम, प्रासेओडीमियम, प्रासे, देखो नाम बहुत ही अलग है, प्रासेओडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमेथियम, सामारियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, नाम बहुत ही अजीबोगरीब है, स्पेलिंग में मिस्टेक भी हो सकता है, बट अपन को उससे कोई लेना देना नहीं है। टर्बियम, डाइस्प्रोइयम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इटरबियम, ल्यूटेटियम। तो देखा आप लोगों ने नाम कितने अजीबोगरीब है, अलग ही नाम है, ठीक है। मुझे तो ये सारे नाम याद है, बट आपको अगर ये नाम याद नहीं भी होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, इसको ऑर्डर में अच्छे से याद रखो। बस ये नाम नहीं होते ना, कोई बात नहीं, चलेगा ना, लेकिन ये जो नाम है ना, ये जो आपके सिंबल है, प्लीज़ इनको याद कर लो अच्छे से, प्लीज़, और ऑर्डर में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आगे पीछे, अगर आप लोगों ने आगे पीछे कर दिया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट गलत हो जाएगी, कलर गलत हो जाएगा, सब कुछ गलत हो जाएगा, कुछ भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। फ्यूचर में अगर एंट्रेंस में मैग्नेटिक मोमेंट निकालना रहा जेई नीट में, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा और हाई लेवल पे जाते, वो भी नहीं हो पाएगा, जी फैक्टर वगैरह नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए प्लीज़ इसको परफेक्टली पढ़ो, समझ गया ना। चलिए मूव करते हैं भाई आगे के पार्ट की तरफ। चलिए अब देखते हैं आगे का पार्ट है आपका एटॉमिक नंबर, कि एटॉमिक नंबर इनका क्या है। सबसे पहला वाला जो कॉलम है वो आपका एलिमेंट का सिंबल है, ठीक है। वो ये आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है, उसमें जो भी आपकी लैंथेनाइट सीरीज़ है उनके नेम है। यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर आएगा और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो स्टार्ट होता है वो आपका स्टार्ट होता है ऐसे 57। देखो एक बार 57 लिख दिया ना, फिर आपको टेंशन नहीं लेना है कि ख़त्म काय पे होगा, किसका क्या रहेगा, वो सब टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट है कि जो ये ऑर्डर है ना, बस ये ऑर्डर आप ऐसा का ऐसा याद कर लो। अगर ये ऑर्डर आपको ऐसा का ऐसा याद हो गया तो आपको बाकी सारी चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो अजीबोगरीब बुक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है भाई वो अजीबोगरीब, बट मेरे पढ़ाने के बाद आपको अजीबोगरीब लगेगा ही नहीं, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। इतना बढ़िया ट्रिक बताने वाली हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बस वेट करो। एटॉमिक नंबर जब लिखेंगे 57 से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब बस लाइन से लिखते जाएंगे। 57 के बाद में क्या आता है, 58, ये तो सभी को आता है। 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71। मतलब ये टेंशन नहीं लेना है कि ख़त्म कहीं पे होगा, चालू कहीं पे होगा, बस इतना याद रखो कि फर्स्ट वाले के लिए 57 है, तो बाकी पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या करना है, अब आपको बस इतना याद रखना है कि सारे केसेस में सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, ज़ेनॉन को लेंगे। सारे केसेस में हम लोग सबसे पहले ज़ेनॉन को लेंगे, क्योंकि ज़ेनॉन का ही कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे फिट होता है। एक और बात, आपको पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है 1s2 2s2, क्योंकि अगर इतना लिखते बैठ गए तो कन्फ्यूजन भी होगा, गलती भी होंगी और टाइम वेस्ट होगा। मेन चीज़ है हमको टाइम को सेव करना है। पेपर 3 घंटे का है, 3 आवर्स का पेपर है आपका, तो उसमें सिर्फ जितना काम का है उतना ही अच्छे से होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग कंडेंसी लिखते हैं, सारी जगह पे हम लोग हमेशा कंडेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। यहाँ पे आपका ज़ेनॉन आएगा, और ज़ेनॉन कैसे आएगा ये मैंने सबसे फर्स्ट वाली क्लास में बताया था कि 6D सीरीज़, लैंथेनाइट सीरीज़ के लिए ज़ेनॉन आता है, एक्टिनाइट सीरीज़ के लिए क्या आता है वो सब मैंने आपको बताया था, रेडॉन आता है। वो वाले क्लास में ही मैंने आपको एकदम बढ़िया तरीके से बताया था। अगर आपको याद नहीं होगा तो एक बार वो वाला क्लास जाके देख लेना, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प मिलेगी। अगर आपको हो सकता है कि वो वाली चीज़ याद नहीं होगी तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना, एक बार हम लोग फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको ये बताया था, सबसे पहले 3D सीरीज़ आती है, ठीक है, फिर आपकी 4D सीरीज़ आती है, 5D सीरीज़ आती है और 6D सीरीज़ आती है। ठीक है, 5D सीरीज़ के साथ में आपका 4FB आता है और 6D सीरीज़ के साथ में आपका 5FB आता है। ठीक है, याद रखते हैं 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, 6D सीरीज़। 6D सीरीज़ को जनरली नहीं देखते हम लोग, लेकिन इसमें देखो क्या होने वाला है। 5D सीरीज़ में 4F आता है और 6D सीरीज़ में 5F आता है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे जैसे कि अगर आप लोग देखते हो, मैं एक बार लिख लेती हूँ उसको, फिर समझा के देती हूँ। देखो, अगर आपको याद होगा, हिन्ना निन्ना अरिन्ना कलर जेरोक्स रंगीन, ये है सारे के सारे आपके ग्रुप 18 के एलिमेंट्स, है ना। कैसे थे, हिन्ना निन्ना अरिन्ना कलर जेरोक्स रंगीन, बस आपको वही याद रखना है, हिन्ना निन्ना अरिन्ना कलर जेरोक्स रंगीन, हेलियम नियॉन आर्गॉन क्रिप्टॉन ज़ेनॉन रेडॉन। तो मैंने आपको सबसे फर्स्ट वाले क्लास में बताया था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए स्टूडेंट का। 3D सीरीज़ में उसके ऊपर वाला हम लोग लिखते हैं, ऊपर में कौन है, आर्गॉन है, तो 3D सीरीज़ में हम लोग हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त आर्गॉन का यूज़ करते हैं। ठीक है, 4D सीरीज़ में उसके नीचे वाला मतलब क्रिप्टॉन का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे याद रखते बैठ गए कि 3D सीरीज़ में आर्गॉन आएगा, 4D में क्रिप्टॉन आएगा, 5D में ज़ेनॉन आएगा, 6D में रेडॉन आएगा, तो होने के चांसेस ये है कि आप पूरे कंफ्यूज हो जाएंगे। और जब ओवरऑल पेपर आएगा, अभी तो सब आएगा करते, जब पेपर में जाके बैठोगे पेपर देने के लिए तो बड़ा कंफ्यूजन होगा। और एक और बात, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये वाला पार्ट भी आपने ज़ेनॉन की जगह पे कुछ और लिख दिया, गलती से भी आपने ज़ेनॉन की जगह पे क्रिप्टॉन लिख दिया या रेडॉन लिख दिया, तो पूरा आपको रॉन्ग हो जाएगा, एक भी मार्क नहीं मिलेगा। इसलिए उसका तरीका क्या है कि 3D सीरीज़ में आर्गॉन आता है, 3D के नीचे 4D आता है, तो आर्गॉन के नीचे क्या है, क्रिप्टॉन, तो क्रिप्टॉन 4D में आता है। अब 5D सीरीज़ में आपका ज़ेनॉन आता है। ठीक है, तो अभी बस आपको ये याद रखना है, ये सारे के सारे आपके 4F वाले हैं, 4F मतलब ही 5D। ये सारे के सारे जो लैंथेनाइट सीरीज़ के एलिमेंट है वो आपके 4F में आते, मतलब ही 5D में आते, तो उनमें क्या आता है, उनमें ज़ेनॉन आता है। याद रखना है, ये जो 4F 5D वाले हैं ये आपके लैंथेनाइट सीरीज़ है, और जो आपकी 5F 6D वाले हैं ये आपकी एक्टिनाइट सीरीज़ है। तो याद रहेगा सभी को, याद रखना है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, याद कर लो। और फिर आपको देखना है कि 5D के नीचे 6D आता है, 6D में 5F आता है, ये आपकी एक्टिनाइट सीरीज़ है, तो इनमें क्या आएगा, उसके नीचे वाला रेडॉन। तो बस इतना याद रखना है कि 3D सीरीज़ में आर्गॉन का यूज़ करते हैं, 3D के नीचे 4D आता है तो क्रिप्टॉन का यूज़ करते हैं, कोई नहीं बताता है, ये सब आपको रट्टा मारने के लिए बोलते हैं। फिर 4D के नीचे 5D आता है, 5D में ही 4F होता है, ये आपकी लैंथेनाइट सीरीज़ भी है, इसके अंदर में ज़ेनॉन आता है। इससे देखो हर जगह पे ज़ेनॉन आया, आप समझ गया ना कैसे आया। फिर आपको याद रखना है 6D सीरीज़, 6D सीरीज़ में 5F आता है, वो आपकी एक्टिनाइट सीरीज़ होती है, जो हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में देखने वाले एक्टिनाइट सीरीज़ को, उसके अंदर में हम लोग रेडॉन को लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है, एक साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आगे देखो मैं क्या लिखने वाली हूँ, आगे मैं लिखने वाली हूँ 4F 5D 6S, सब में वही चीज़ लिखना है, 4F 5D 6S।
ठीक है, तो ये मैंने 4f 5d 6s लिख दिया। अब क्लियर कट आइडिया मिल गई कि 4f है, 4f के साथ में कौन आता है, 5d आता है, 4f के साथ में कौन आता है, 5d आता है। उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथेनाइट सीरीज, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लैंथेनाइट्स। इनके अंदर में क्या आता है, जेनॉन आता है, इसलिए मैंने इन सब में क्या लिखा, जेनॉन। ठीक है, अब आधे लोग बोलेंगे ठीक है मैम, ठीक है, सब समझ गए इतना। हमको ये भी समझ गया कि सारी सीरीज के एटॉमिक नंबर भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सिंबल याद है, ला से पर नड पम सम यू GDTB डायो और टम YBLU, ला से पर नड पम सम यू GDTB डाई हो और टम YBLU, बस ऐसे याद रखेंगे, ला से पर नड पम सम यू GDTB डाई हो और टम YBLU। हो गया ना याद, बस वही वाली तो चीज़ थी, ला से पर नड वही तो है। ठीक है, ऐसे याद कर लो। फिर अब क्या करना है, अब देखो असली ट्रिक तो अभी आने वाली है, अभी तक ट्रिक नहीं आया। अब आधे लोग बोलेंगे ठीक है, हमको ये भी समझ गया कि लैंथेनाइट सीरीज में 4f 5d आता है, हमको ये भी समझ गया कि इसके अंदर में हमेशा जेनॉन को लाते। आप हमको आगे का पार्ट बताओ, तो देखते हैं ना आगे का पार्ट। आगे का पार्ट आपका भाई ये कहता है, इससे पहले अगर ये स्क्रीनशॉट नहीं लिया है ना, तो एक बार जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, बहुत काम की चीज़ें है। ठीक है, चलो देखते हैं। ये बुक में बड़ा अलग तरीके से दे रखा है। फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ कि ये आपका ऑब्जर्व वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऑब्जर्व वाला। एक्सपेक्टेड क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि एक्सपेक्टेड को पढ़ना ही नहीं है, ऑब्जर्व से ही सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, याद रखना है। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी। अब आप ही मुझे बताओ, सपोज आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपको 99% मिलेंगे 12th स्टैंडर्ड में साइंस में, ये आपकी एक्सपेक्टेशन थी, बट एक्चुअली ऑब्जर्व ये हुआ सपोज कि आपको 95% मिले, हो सकता है। तो अब मुझे बताओ, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी और जो ऑब्जर्व हुआ, आपकी एक्सपेक्टेशन को कोई रिजल्ट में देखता है क्या, नहीं। सारे के सारे रिजल्ट में वो देखते हैं जो एक्चुअली ऑब्जर्व हुआ है, जितने परसेंट एक्चुअली आपने लाए हैं, ऑब्जर्व जितने हुए वही सब लोग देखते हैं। ऐसा तो नहीं बोलते ना कि बेटा तेरी एक्सपेक्टेशन कितनी थी। एक्सपेक्टेशन कोई किसी को नहीं पूछता है, एक्सपेक्टेशन का हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सारी की सारी चीज़ें जो होती है वो रिजल्ट देख के, कोई भी परसेंटेज जो देखता है वो ऑब्जर्व परसेंटेज होते हैं, नॉट द एक्सपेक्टेड विच यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर सेल्फ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे सुनो क्या है, ला लू से गड़बड़, ला लू से गड़बड़। कैसे याद रखोगे भाई सारे के सारे, लालू से गड़बड़, लालू से गड़बड़, लालू से गड़बड़। कैसे याद रखोगे, देखो ये ला का मतलब होता है लैंथेनम, ये लू का मतलब होता है ल्यूटेटियम, ये से का मतलब होता है सेरियम, और ये गड़बड़ का मतलब होता है जीडी। याद रहेगा भाई, ला लू से गड़बड़। कैसे याद रखोगे, ला लू से गड़बड़, ला लू से गड़बड़। ला मतलब लैंथेनम, लू मतलब ल्यूटेटियम, से मतलब सेरियम, और गड़बड़ मतलब जीडी। इससे इजी ट्रिक ना तो मिला है ना तो मिलेगा। ये ट्रिक स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है। ठीक है, इस ट्रिक को आप अंकिता ट्रिक भी बोल सकते हो। और ये ट्रिक के बिना, सीरियसली बता रही हूँ, ये सीरीज को याद रखना बहुत डिफिकल्ट जाता है, कन्फ्यूजन होता है, बट अब नहीं होगा। अब ये ट्रिक का यूज़ क्या करना है, ठीक है भाई। लाल उसे गड़बड़ में ये है कि ये जितने आपके एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर में सबसे पहले आप डी में एक डालेंगे, सबसे पहले डी में 1 इलेक्ट्रॉन डालो। सिर्फ इन्हीं एलिमेंट के ला लू से गड़बड़, ला लू से गड़बड़, ये एलिमेंट्स में ही सिर्फ आप डी में 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, डी में 1 ही इलेक्ट्रॉन डालेंगे सिर्फ ये एलिमेंट में। बार बार बताती हूँ। तो देखो भाई क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, ला मतलब ला में डी में 1 डालेंगे, फिर लू में डी में 1 डालेंगे, फिर से में डी में 1 डालेंगे, गड़बड़ मतलब जी में डी में 1 डालेंगे। ठीक है भाई, फिर से देखो, ला लू से गड़बड़। सिर्फ ये 4 ही एलिमेंट ऐसे सारे के सारे कसम खाओ कि सारे के सारे लैंथेनाइट सीरीज एलिमेंट में से जो ला लू से गड़बड़ है, मतलब लैंथेनम, ल्यूटेटियम, सेरियम और गैडोलिनियम, सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसी में डी में 1 इलेक्ट्रॉन को डालेंगे। बाकी सब में क्या रखेंगे, बाकी सब में डी में 0 कर देने का।
जो बच जाएंगे, जो आपके बच जाएंगे, उन सब में आपको 0 करने का है, ठीक है। उन सब में आपको 0 डालना है। याद समझ गया ना इतना? ला लू से गड़बड़, सिर्फ यही एलिमेंट में डी में एक एक डालेंगे। ला लू से, देखो इधर देखेंगे, ला लू से गड़बड़, सिर्फ यही एलिमेंट में आपको डी में एक एक डालना है, बाकी सब में 0 डाल देंगे, ठीक है। 6s में सबके 2-2 डाल देना। 6x में भाई सभी के 2 आते हैं, 6s में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 6s जो आपका सबशेल है, जो आपका ऑर्बिटल है, वो सभी केसेस में आपको उसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन को डालने का है, ठीक है। चलिए इतना काम तो हो गया, मतलब अभी तक हम लोगों ने क्या किया, सभी के 6s में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को डाल दिए। ला लू से गड़बड़ मतलब लैंथेनम, ला लू से गड़बड़, इनमें हम लोगों ने डी में 1-1 डाला, बाकी सब में 0, ठीक है। ये ट्रिक मैं आपको लिख के देती हूँ, इतनी अच्छी ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये ट्रिक स्पेशली मैंने डिजाइन की है, ठीक है, आप सभी के लिए। चलो देखते हैं अब आगे। जरा ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहली बात, स्टार्टिंग में हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन डालते, प्लीज ध्यान दो, प्लीज, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपके लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी एडेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी एडेड, कितने इलेक्ट्रॉन हमको ऐड करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखो अब हम लोग यहाँ पे आपका देखने वाले हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस पार्ट को। सबसे पहली चीज तो ये है, आपको ये बात एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे आपको इतने इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, लेकिन ये S वाले इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देखना है। ये लिखना थोड़ा डिफिकल्ट काम है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, लालू से गड़बड़ वाली टेक्निक यूज की, ठीक है। फिर लैंथेनम, ल्यूटेटियम, सीरियम और गैडोलिनियम में डी में 1-1 डाल दिया। एस में तो सबके 2 ही जाते हैं, और बाद में निकाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी एडेड, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को सिर्फ और सिर्फ डी और एफ में ही काउंट करना है, एस को हम लोग काउंट नहीं करते। चलो देखो यहाँ पे मुझे 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी डी में एडेड है। यहाँ पे मुझे 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना था, बट 1 ऑलरेडी डी में, मतलब यहाँ पे कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। नीचे आ जाओ, यहाँ पे मुझे 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। अब 2 में से ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन जो है, ऑलरेडी जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन है वो डी में जा चुका है। जरा देखो यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, बट 1 डी में जा चुका है, तो अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 4f में 1 आएगा। एक बात को याद रखो, 6s वाले इलेक्ट्रॉन को आपको नहीं देखना है, 6s वाले इलेक्ट्रॉन को आपको नहीं देखना है, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लिखा गया है। पहले इसमें आपको 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना था, इसलिए मैंने 5d में 1 को ऐड किया और 4f 0 है। अब ऑलरेडी 5d में 1 था, तो 4f में कहां से आएगा, ठीक है। नीचे आएंगे, यहाँ पे मुझे 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, 6s के तो देखना नहीं है। अब मुझे 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, 2 में से 1 ऑलरेडी डी में है, तो अब 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा, इसलिए 4f में 1 आएगा। नीचे आएंगे, 2 के बाद में 3 आता है, यहाँ पे मुझे 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, ठीक है। एस के तो देखते नहीं है, डी में 0 है, मतलब यहाँ पे सारे के सारे 3 आएंगे। फिर से देखो, नहीं समझा है फिर से देखो, क्योंकि आना चाहिए। कहना मुझे यहाँ पे जो है वो ये है, सबसे पहले 1 2 3 4 ये सब लिख दिया, लाइन से नंबर है 15 तक है, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। पहले लाइन में 1 नंबर है, एस को तो देखना नहीं है, डी में ऑलरेडी 1 था, इसलिए यहाँ पे 0 ही बचेगा ना। सेकेंड लाइन में यहाँ पे 2 था, डी में ऑलरेडी 1 था, तो 1 ही बचा ना, क्योंकि 1 + 1 2 होता है। यहाँ पे तो 2 था, यहाँ पे 1 ऑलरेडी था डी में, तो अब 1 ही बचा ना, इसलिए 4f में 1 आया। फिर नीचे आया, यहाँ पे 3 था, अब डी में यहाँ पे 0 है, तो जितने बचे मतलब 3 बचे, तो 4f में सारे के सारे 3 डाल दिए। नीचे आ जाओ, यहाँ पे 4 थे, अब डी में तो यहाँ पे 0 है, मतलब सारे के सारे 4 इसमें ही आएंगे। नीचे आओ, यहाँ पे 5 है, अब डी में तो 0 है, मतलब सारे के सारे 5 इसी में आएंगे। नीचे आओ, अब इसमें इधर 6 है,
डी में तो 0 है, मतलब सारे के सारे 6 इधर ही आएंगे, नीचे आओ। यहाँ पे 7 है, डी में तो 0 है, मतलब सारे के सारे 7 इधर ही आएंगे। बट अब सुनो, यहाँ पे 8 है, 8 में से डी में ऑलरेडी एक जा चुका है, 8 में से डी में ऑलरेडी एक जा चुका है, तो कितने बचे? 7। 7 + 1 ही तो 8 होता है ना, 7 + 1 ही तो 8 होता है ना। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना था, डी में ऑलरेडी एक था, तो कितने बचे? 7। अब समझ में आया ना? देखो नीचे आओ, नीचे में 10 है, यहाँ पे डी में 0 है, मतलब कितने ओवरऑल बच गए? 9 बचे। पहले 9 वाले को देखेंगे, यहाँ पे 9 थे, डी में 0 है, मतलब सारे के सारे 9 4f में जाएंगे, नीचे आएंगे। यहाँ पे 10 है, 10 में यहाँ पे डी में 0 है, तो सारे के सारे f में जाएंगे, 10 आपके, सारे के सारे 10 आपके f में जाएंगे, नीचे आएंगे। यहाँ पे 11 है, डी में 0 है, तो सारे के सारे 11 भी 4f में आएंगे, नीचे। यहाँ पे 12 है, डी में 0 है, तो सारे के सारे 12 4f में, नीचे आएंगे। यहाँ पे 13 है, डी में 0 है, तो सारे के सारे 13 4f में जाएंगे, नीचे आओ। यहाँ पे 14 है, डी में 0 है, डी में 0 है, तो सारे के सारे 14 आपके इसमें जाएंगे। बट अगर मैं बात करूँ लास्ट वाले केस की, तो लास्ट वाले केस में यहाँ पे 15 है और ऑलरेडी एक डी में जा चुका है, 15 है, ऑलरेडी एक डी में जा चुका है, तो कितने बचे? 14। 14 + 1 ही तो 15 होता है ना। तो ये रहा आपका नॉर्मल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लैंथेनाइड सीरीज एलिमेंट का। लो इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट, एक बार जल्दी से देख लेते सारी चीज़ों को। सबसे पहली बात, सारे के सारे एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे? ला, से, पर, नड, पम, सम, यू, जीडी, टीबी, डाई, हो, और टम, वाईबी, एलयू, ये याद हो जाना चाहिए। सेकेंड थिंग मैंने आपको क्या बताई? 4f 5d 6s के फॉर्म में लिखना है। जेनॉन कैसे आया वो भी मैंने आपको समझा के दिया। उसके बाद में बताया 57 से स्टार्ट होता है, लाइन से लिखते जाना, 57 58 नॉर्मल सा नंबर है अपना, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया? सभी के 6s में 2-2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो 6s के इलेक्ट्रॉन को कभी भी नहीं गिनेंगे, कसम खाओ सारे के सारे। जब ये वाले इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो 6s के इलेक्ट्रॉन को कभी देखेंगे भी नहीं, ठीक है। एक और बात, ला लू से गड़बड़, लैंथेनम, ल्यूटेटियम, सेरियम और गैडोलिनियम में ही आपको सबसे पहले 5d में एक एक इलेक्ट्रॉन को डालना है। तो उन सब में हम लोगों ने d में एक एक इलेक्ट्रॉन को डाल दिया था। फिर हम लोगों ने क्या किया, जब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले 1 ऐड करना है, 1 के बाद 2 3 4 5 6, ये तो नॉर्मल सा नंबर है, ठीक है। जब 1 ऐड करना है तो पहले d में ऑलरेडी 1 है, तो f में 0 बचा, नीचे आए। जब 2 ऐड करना था, d में ऑलरेडी 1 था, तो 1 ही इसमें जाएगा ना, क्योंकि 1 ही बचा। जब 2 ऐड करना था, d में ऑलरेडी 1 था, तो बचा कितना? 1, इसलिए 1 इसमें आया, नीचे आए 3 में। जब 3 ऐड करना था तो d में तो 0 थे, तो सारे के सारे 3 इसमें गए, ठीक है। s के इलेक्ट्रॉन को कभी भी काउंट नहीं करना है, ठीक है भाई, समझ गया सबको? चलिए अब आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ये हम लोगों ने कर लिया, जिसको ये वाला पार्ट समझ गया ना, देखो ये पार्ट को समझने में थोड़ा सा टाइम लगा है, बट जिसको ये वाला पार्ट समझ गया उनको सब कंसेप्ट समझेंगे अभी जो मैं बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं सारे के सारे कंसेप्ट को। सारे के सारे कंसेप्ट को समझने के लिए आपके सामने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, अदरवाइज कंसेप्ट नहीं समझेगा। उससे पहले एक और बात मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहली बात जो आपकी है वो ये है कि जो भी आपका F सबशेल होता है, जो भी आपके F सबशेल होता है, F सबशेल में 3 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखना है। सबसे पहला आपका रहेगा वैकेंट, उसके बाद में आपका रहेगा हाफ फिल्ड, उसके बाद में आपका रहेगा कंप्लीटली फिल्ड। ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ें ये आना चाहिए, ऐसे डायरेक्टली हम लोग नहीं कर सकते। कंसेप्ट को अगर मैं डायरेक्टली पढ़ाने लग गई ना तो किसी को कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। याद रखना है कि वैकेंट का ही मतलब एम्प्टी होता है, और एम्प्टी मतलब ही क्या होता है? खाली होता है। खाली मतलब ही क्या होता है? 0 होता है, तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। आगे की तरफ मूव करेंगे। जो भी आपका F सबशेल रहता है उसकी कंप्लीटली फिल्ड कैपेसिटी होती है 14। अगर आपको याद होगा कुछ इस तरीके से, S P D F मैंने बताया था। S में 2 होती है, P में 2 + 4 6, D में 6 + 4 10, और F में 10 + 4 14।
सब में हम लोग +4 करते जाते हैं, ये हम लोग बहुत पहले बहुत बार देख चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी F की कैपेसिटी कितनी होती है, 14 इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए 14 लिखा मैंने। चलो ये तो हो गया। आगे देखना है। आगे मैंने ये देखा, सबसे पहले वैकेंट और एम्प्टी मतलब एक खाली जिसमें 0 आता है। F की कैपेसिटी अभी देखी 14 होती है। अब हाफ फील्ड मतलब क्या होता है, आधा। तो 14 का आधा कितना होता है, 14 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 14 का हाफ कितना होता है, 7 होता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, ये सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन आपके बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। ये सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन आपके बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। याद रखना है भाई, याद रखना है। चलो देखते हैं जल्दी जल्दी। अब हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन हर बार आता है। सबसे पहला क्वेश्चन सुनो, वो आपको पूछेगा, देखो वो जनरली क्या पूछता है, लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। कभी कभी वो आपको पूछेगा गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ये 1 शॉर्ट आंसर में आता है, वेरी शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन होता है ना बोर्ड में, वहाँ पे पूछा जाता है। कभी कभी ल्यूटेटियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली उन्हीं के पेपर में पूछे जाते हैं बोर्ड में जिनमें डी में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, क्योंकि उनको 100% गारंटी होती है बच्चे गलती करेंगे। बट आप नहीं करोगे, क्योंकि मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, लालू से गड़बड़, सबका काम हो जाएगा बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे आओ। यहाँ पे आपको बोला जाता है सेरियम। सेरियम आपको +2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों दिखाता है। फिर आपको पूछा जाता है सेरियम के बाद में, चलो ले लेते हैं YB आपको +2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों दिखाता है, ये भी आपको पूछा जाता है। फिर आपको पूछा जाता है सेरियम, एक सेकेंड, यहाँ पे EU आएगा, यहाँ पे YB है, यहाँ पे सेरियम आएगा और सेरियम के बाद में TB आएगा। आपको ये पूछा जाता है कि जो भी आपका यूरोपियम है वो आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि यूरोपियम आपको हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाता है, +2 चार्ज क्यों दिखाता है। पेपर में डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट सिर्फ ये 4 आएंगे, ये 4 के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि YB जो है वो आपको +2 ही इलेक्ट्रॉनिक ये क्यों दिखाता है, +2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाता है। आपको ये फुल फॉर्म नहीं पूछेंगे YB का फुल फॉर्म क्या है, आपको ये सिंबल दिए जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपको भी सिंबल ही आते हैं। सेरियम जो होता है वो +4 ही क्यों दिखाता है, और TB जो होता है वो भी आपको +4 ही क्यों दिखाता है, ये आपको पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर चार्ज है +1 तो आप कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को। अगर चार्ज है +2 आप कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को। अगर चार्ज है +3 आप कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को। अगर चार्ज है +4 आप कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, 4। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, अगर चार्ज है +5 आप कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, 5। सबको बताएं। हमेशा याद रखना है कि जितना चार्ज रहता है हम उतने ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे के पार्ट की तरफ मूव करते हैं। आपका आगे का पार्ट यहाँ पे ये कहता है कि सबसे पहले हमको यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सभी का हम लोग सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद में आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या होने वाला है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग TB का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। मतलब कोई भी एलिमेंट का लिख सकते हो, सब चलता है। पेपर में हमेशा 2 आएंगे, एक तो आपको ये 2 पूछे जाते हैं, या ये 2 या ये 2, कोई भी 2 आ सकते हैं पेपर में। हमेशा ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आता है और 2 चीज़ें पूछी जाती है। पहला क्वेश्चन ये है कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को बोल सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जो 1 मार्क के लिए आता है। उसके बाद में जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देते हैं जिसमें 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे ये वाली चीज़ें हर बार आती है। ये पेपर में लास्ट टाइम्स मैं बोलूँगी 15 साल के पेपर में से आपको 10 साल के पेपरों में ये वाली चीज़ देखने को मिलेगी। कितना काम का क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ। ठीक है, चलो भाई देखते हैं, ज़्यादा बड़बड़ नहीं करते हैं, बस देखते हैं। यूरोपियम मतलब भी EU, मतलब भी हमको इसको देखना है, EU। ठीक है, ये आपका है EU भाई।
EU का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? EU का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जेनॉन 4f7 5d0 6s2। समझे या नहीं समझे? क्या लिखा है भाई? देखो EU का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जेनॉन 4f7 5d0 6s2। ठीक है, अगर आपको ऐसा लिखता है तो हम लोग कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं सो दैट ये और ज़्यादा एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। तो हम लोग कोई और कलर यूज़ कर लेते हैं ताकि क्लियरिटी आ जाए हम लोग को। ठीक है भाई, चलो ये तो हो गया। अब आगे बढ़ना है, फिर हमको YB देखना है। YB का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? YB मतलब ये वाला पार्ट। देखो भाई, YB ये है। YB का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या है? जेनॉन के बाद में है आपका 4f 5d 6s। ठीक है, 4f में कितना है? 14 है। 5d में कितना है? 0 है। और 6s में 2 है। ठीक है, तो बस मैंने YB का लिखा क्योंकि मुझे YB का चाहिए था। कितना है? 4f 14 5d 0 6s 2। आगे बढ़ेंगे CE। अब मुझे सेरियम का देखना है, सेरियम की बात मुझे करनी है। ठीक है, सेरियम का आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एक बार सेरियम के भी कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं। जेनॉन 4f 5d और 6s तो सभी में है। ठीक है भाई, चलो हम लोग सेरियम का देखते हैं। सेरियम की अगर मैं बात करूँ तो सेरियम में कितना है? 4f1 5d1 6s2। 4f1 5d1 6s2। आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बात करती हूँ TB की, TB आपका कहाँ पे? TB आपका ये वाला है, ये आपका TB है भाई। TB का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जेनॉन और ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसको एक बार लिख देंगे हम लोग। जेनॉन 4f 5d 6s। ठीक है, ये आपके टर्बियम का है। 4f 9 है, 4f में है 9, 5d में है 0 और 6s में है 2। कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद एक बार चेक कर लेना कि आपने जो लिखा है वो सही है या नहीं है। तो एक बार चेक कर लेंगे, ये चीज़ आपको भी फॉलो करना है। सबसे पहले EU को देखेंगे। ठीक है, एक बार चेक कर लो 4f7 5d 0 6s 2। फिर YB को चेक करना 4f 14 5d 0 6s 2। फिर CE को चेक करेंगे 4f1 5d1 6s 2 और TB को चेक करेंगे 4f9 5s 0 6s 2। ठीक है भाई, ये हो गया। अब बढ़ना है आगे की तरफ। सबसे पहली बात याद रखना है, सबसे पहली बात EU के ऊपर चार्ज कितना है? 2। कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन को। सबसे पहले मैं एज इट इज सब कुछ देख के लिख देती हूँ। सारी चीज़ें हम लोग एज इट इज देख के लिख देते हैं। चलो भाई आ जाओ इधर। आप लोगों ने यहाँ पे जो जाना, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई, ये देखा। सबसे पहली बात, इसके ऊपर चार्ज है +2। अभी थोड़ी देर पहले आप सबने कसम खाई थी कि अगर चार्ज है +2 मतलब आप कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन को। तो भाई कर दो ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव, तो 6s में 0 बन जाएगा, बाकी तो सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। येस और नो? क्या देखा भाई, इसके ऊपर चार्ज हमेशा +2 ही क्यों आता है? यूरोपियम आपको हमेशा, मतलब EU आपको हमेशा +2 ही चार्ज क्यों दिखाता है? पेपर में पूछा जाता है। क्या करोगे? सबसे पहले इसको नॉर्मल लिखेंगे, फिर उसके बाद में EU 2+ का लिखेंगे। तो 2+ चार्ज है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे? 2 को। तो 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने 6s में से रिमूव कर दिया। ठीक है, अब 2 यहाँ से निकाल लिए क्योंकि इसके ऊपर चार्ज सिर्फ +2 है, मतलब मुझे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन को निकालना है, जो कि मैं 6s से निकाल चुकी हूँ। तो बाकी सब एज इट इज रहेंगे। 4f वाला एज इट इज रहेगा, 5d वाला भी एज इट इज रहेगा। क्या ऑब्जर्व किया आपने? क्या ऑब्जर्व किया? मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे 4f EU 2+ में आपका जो 4f7 है ना, वो कैसा है? 4f में 7 आ रहा है, मतलब वो कैसा है? इज हाफ फील्ड। हाफ फील्ड है भाई, वो हाफ फील्ड, इसलिए वो कैसा है? बहुत ज़्यादा स्टेबल है, वेरी मच स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल है भाई वो। इसलिए आपका EU हमेशा आपको +2 चार्ज दिखाता है, क्योंकि जब आपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो सिर्फ उसका कॉन्फ़िगरेशन 4f7 है। अब आधे लोग बोलेंगे मैम इसमें भी तो 4f7 था, लेकिन सुनो भाई उसमें 6s में भी तो 2 था ना, हमको सिर्फ f की ही देखना है, ओनली f। अगर ओनली f में आता है तो ही वो स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ f में 7, बाकी सब में 0 है।
ऊपर वाले को नहीं देख के बोल सकते क्योंकि वहाँ पे 6s में 2 है, अपन को 6s में भी 0 चाहिए। अब 4f में 7 आ गया, स्टेबल होता है। अभी देखा था कि f में 0 आ जाए, 7 आ जाए या 14 आ जाए, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। 7 कैसा है, हाफ फील्ड है, इसलिए वो स्टेबल है। नीचे आएंगे, अब देखेंगे YB को। YB में आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि इसके ऊपर में चार्ज कितना है, +2। अगर चार्ज है +2, आप कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को। तो चलो मैंने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो 6s में 0 हो गया, बाकी तो एज इट इज़ रहेगा। 4f14 5d 0। याद रखना है भाई आपको एक बात, चार्ज है +2 मतलब मुझे 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का है। 2 इलेक्ट्रॉन मैंने 6s से रिमूव कर दिए, तो 6s में 0 बचा। अब ये दोनों तो एज इट इज़ रहेंगे ना। फिर आपने क्या देखा, यहाँ पे 4f14 आ रहा है। आपने ये देखा भाई, आपने यहाँ पे ये देखा कि इन YB+2 में आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो है 4f14। और अब 4f14 कैसा होता है, कंप्लीटली फील्ड होता है वो। और वो भी कैसा है भाई, वो भी आपका बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो बस वही वाली चीज़ है, 4f में 14 आ रहा है, f में 14 आ रहा है। 14 कंप्लीटली फील्ड होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। आगे आ जाएंगे। आगे आप लोगों ने यहाँ पे ये जाना भाई कि अगर मैं बात करती हूँ Ce+4 की, अगर चार्ज +2 था तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। अगर चार्ज +4 रहेगा तो आप कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो भाई मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, ज़रा ध्यान देना। अब आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जैसे कि हमको 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने क्या किए, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन 6s में से रिमूव कर दिया, तो 6s में 0 बचा, 6s में 0 बचा। और आगे क्या करेंगे, अब मुझे और 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है क्योंकि चार्ज है +4 मतलब मुझे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। 2 मैंने 6s से रिमूव कर दिया, तो और मुझे 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन मैं 5d से रिमूव कर दूंगी और 1 इलेक्ट्रॉन मैं 4f से रिमूव कर दूंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि सीरियम के ऊपर चार्ज है +4 मतलब मुझे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना था। 2 मैंने 6s से किया, 1 मैंने 5d से किया, 1 मैंने 4f से किया। ऑब्जर्व मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो 4f का आपका कॉन्फ़िगरेशन है इन Ce+4 में आपके 4f का कॉन्फ़िगरेशन है 4f0। f में जब 0 आता है या 7 आता है या 14 आता है तो वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। अभी f में 0 आ रहा है, 0 मतलब ही क्या होता है, वैकेंट। 0 मतलब ही आपका वैकेंट होता है, और वैकेंट भी आपका कैसा होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। आगे आ जाएंगे। अगर मैं बात करती हूँ टीबी के ऊपर में चार्ज कितना है, +4 मतलब आपको टोटल कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का है, +4। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से रिमूव कर दिए, 6s से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किए तो 6s में 0 हो गया, और मुझे 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो अब 4f में से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 7 बचेगा। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया, टीबी के ऊपर में चार्ज है +4। सबको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है, जितना चार्ज रहता है उतने ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ता है। अब यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज +4 है मतलब मुझे टोटल यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का है। 2 इलेक्ट्रॉन मैंने 6s से रिमूव कर दिया, लेकिन अब मेरा काम नहीं हुआ क्योंकि मुझे टोटल तो 4 करना था, अभी तो 2 ही हुए। अब 5d में तो है ही नहीं, कहाँ से रिमूव करेंगे, मतलब यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा 2 6s से किए, 2 यहाँ से करेंगे, तो 9 - 2 कितना होता है, 7। फिर आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो आपका 4f कॉन्फ़िगरेशन है ये कैसा है, ये आपका, आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जो भी आपका TB+4 है उसमें आपका कॉन्फ़िगरेशन है 4f7, और 4f7 f में जब 7 आता है तो वो कैसा होता है, हाफ फील्ड होता है। और आप सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर f में 0 आ जाए या 7 आ जाए या 14 आ जाए तो वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। आपको ज़्यादा कोई लंबे चौड़े रीज़न नहीं देना है, सबसे पहले नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाना है, फिर उसका चार्ज वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाना है, जितना चार्ज रहेगा उतने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देना है। ठीक है, उसके बाद में आपको बताना है कि इसमें f में 7 है, f में जब 7 आता है या 14 आता है या 0 आता है तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ये आपको बताना है वहाँ पे। ठीक है, अगर ये दे दिया और रीज़न नहीं दिया तो गलत हो जाएगा, रीज़न नहीं दिया और ये दे दिया तो गलत हो जाएगा। दोनों आपको देना पड़ेगा, तभी जाके वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा और तभी जाके आपको पूरे मार्क मिलेंगे। कुछ भी पेपर में आ सकता है कि EU+2 क्यों दिखाता है, YB+2 क्यों दिखाता है, CE+4 क्यों दिखाता है, TB+4 क्यों दिखाता है। इन चारों में से हर बार हर साल पेपर में 2 आते हैं, 2 मार्क दे के जाते हैं,
लास्ट 15 ईयर्स में से 10 ईयर्स में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने कलर एंड स्पेक्ट्रा को। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी आपके मोस्ट ऑफ द लैंथेनाइड सीरीज के आयन होते हैं, मोस्ट ऑफ द लैंथेनाइड आयन, जो भी आपके मोस्ट ऑफ द लैंथेनाइड सीरीज के आयन होते हैं, मतलब ही जो लैंथेनाइड सीरीज के +1 स्टेट में आपके आयन्स होते हैं, वो कलर शो करते हैं, वो कलर्ड होते हैं, एक तो सॉलिड फॉर्म में और इन सॉल्यूशन, मतलब उनके सॉल्यूशन वाले फॉर्म में, ठीक है, उनके सॉल्यूशन वाले फॉर्म में या उनके सॉलिड वाले फॉर्म में वो आपको अलग अलग कलर दिखाते हैं। लेकिन याद रखना है जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। मतलब मुझे ये बताना है कि लैंथेनाइड सीरीज के जो आयन होते हैं जनरली वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको कलर शो करते हैं। तो यहाँ पे भी ये सारे के सारे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो आपको जनरली कलर दिखाते हैं, सारे के सारे नहीं बट कुछ। सेकेंड पॉइंट ये है, याद रखना है दिस कलर इज ड्यू टू, याद रखना है इस पॉइंट को, प्लीज याद रखना है, F to F ट्रांजिशन, F to F ट्रांजिशन के वजह से ये कलर आता है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला सेंटेंस, ये बहुत सारे MCQ में पूछा जा चुका है, बहुत सारे MCQ में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो भी आपके लैंथेनाइड सीरीज के आयंस जो होते हैं +3 में, वो कलर क्यों शो करते हैं। याद रखना है उनमें F to F ट्रांजिशन होता है, अलग अलग ऑप्शन दे रखेंगे, F to D, F to F, D to D, बहुत सारे और नन ऑफ दिस। तो आपको कौन सा टिक करना है, F to F याद रखना है, F to F ट्रांजिशन, बार बार बताती हूँ मैं। तीसरा पॉइंट ये है कि FN and F14 - N हैव सेम कलर, मतलब जो भी आपका FN है और जो भी आपका F14 - N है उनका सेम कलर है। पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि लैंथेनाइड सीरीज के आयन आपको कलर दिखाते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको ये बताया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही वो दिखाएंगे और कुछ ही दिखाएंगे। तीसरी बात जो है वो ये है कि वो कलर का रीजन क्या है, F to F ट्रांजिशन, याद रखना है, और FN और F14 - N को सेम कलर होता है। थर्ड पॉइंट को समझने के लिए अभी हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत काम का। आज का क्लास जो देख रहा है ना, उसके पेपर के मैं 3 मार्क तो आज ही पक्के कर दे रही हूँ, 100% आज ही पक्की कर दे रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से पेपर में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे आपका N का वैल्यू कितना है। देखो भाई, यहाँ पे N का वैल्यू आपका कितना है, N का वैल्यू है आपका 12, ठीक है। यहाँ पे आपका N का वैल्यू कितना है, यहाँ पे आपका N का वैल्यू है 11, यहाँ पे आपका N का वैल्यू 12 है, यहाँ पे आपका N का वैल्यू 11 है। N मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द f ऑर्बिटल, ठीक है भाई। अब आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि ये जो है ना, ये देखो कैसे ऑब्जर्व होगा, ध्यान देना ज़रा। आप लोगों ने क्या किया, इस 12 से आपको 2 बनाना है, देखो कैसे करेंगे। इसी का मतलब क्या, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 14 - N, मतलब ये 4F14 - 2, जिसी का मतलब 2 होता है। तो देखो आप लोगों ने क्या किया, ज़रा ध्यान देना। सबसे पहली बात मैंने इसको लिखा, पेपर में एक तो ये दोनों पूछे जाते या तो ये दोनों पूछे जाते, ये दोनों के दोनों नहीं आएंगे। एक तो पेपर में ये दोनों पूछे जाएंगे या तो ये दोनों पूछे जाएंगे, ठीक है। कैसे पूछे जाते, 2 मार्क मिलते जाते हैं। कहना मुझे यहाँ पे ये है Tm+3 का कॉन्फ़िगरेशन है 4F12, Pr+3 का कॉन्फ़िगरेशन है 4F2, यहाँ पे N का वैल्यू कितना है 12, 14 - 12 कितना होता है, 2 होता है। 14 - N, 14 - 12 कितना होता है भाई, 14 - 12 2 होता है। और अभी हम लोगों ने क्या देखा, F की पावर में N और 14 - N को सेम कलर होता है। F and F 14 - N हैव सेम कलर। यहाँ पे F में 12 है, N का वैल्यू 12 है, 14 - N, 14 - 12 कितना हुआ 2। तो इसका भी कलर क्या रहेगा, ग्रीन ही रहेगा, इसका भी कलर आपका ग्रीन ही रहेगा। समझ में आया। तो याद रखना है, नीचे आ जाओ। यहाँ पे N का वैल्यू कितना है 11, ठीक है। 14 - 11 कितना होता है 4F, 14 - N मतलब ही 4F, 14 - 11 कितना होता है, 14 - 11 3 होता है।
F n and F14 minus n have same color। अब इसका कलर पिंक है तो इसका भी कलर क्या होगा, पिंक होगा। तो याद रखना है, अगर पेपर में पूछा जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आपको पूछा जाए कि TM+3 और PR+3 ग्रीन कलर दोनों के दोनों क्यों दिखाते, कलर नहीं पूछ रहा था कौन सा दिखाते, वो ये पूछते हैं कि ये दोनों का सेम कलर क्यों है। आपको पता होना चाहिए कि Fn and F14 minus n have सेम कलर। अब यहाँ पे n का वैल्यू 12 है, आपको पता होना चाहिए कि 14 माइनस 12 कितना होता है, 14 माइनस 12 कितना होता है, 14 माइनस 12 कितना होता है, 2 आ गया, ग्रीन ही कलर रहेगा। ठीक है, तो f की पावर में n का वैल्यू यहाँ पे 12 है, एंड 14 माइनस n, 14 माइनस 12 कितना बचा, 2, तो 2 आ गया, इसलिए ये भी सेम कलर दिखा रहा है, ग्रीन। नीचे आए, यहाँ पे n का वैल्यू 11 है, 14 माइनस n, 14 माइनस 11 कितना आता है, 14 माइनस 11 3 आता है, इसलिए ये भी क्या कलर दिखाएगा, पिंक कलर। ठीक है, तो ये था आपका कलर वाला पोर्शन। और यहाँ पे आप इसी के साथ में एक और काम भी कर सकते हो, ऐसा नहीं करना है तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो। देखो अब जैसे आपने 14 माइनस 12 किया तो 2 आया, अगर आप 14 माइनस 2 करेंगे तो 12 आएगा, तब भी उनका कलर सेम ही रहेगा। मतलब फंडा अपना सेम ही है। अगर आप बोलेंगे कि मैम बुक में तो ऊपर वाले को माइनस किया है नीचे वाले से, तो नीचे वाला सेम आया, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सेम ही है, वो फंडा ही है ना भाई, Fn and F14 माइनस n। अगर आप 14 माइनस 12 करते हो तो 2 आता है, 14 माइनस 2 करते हो तो 12 आता है, कोई फ़र्क पड़ा क्या, नहीं। नीचे आ जाओ, 14 माइनस 11 करते हो तो 3 आता है, 14 माइनस 3 किया तो 11 आता है। तो आप कैसे भी दिखा सकते हो, ऐसा नहीं कि बुक में n का वैल्यू 3 है तो आप 3 दिखाएंगे, कैसा भी चलता है। फिर से देख लो एक बार, 14 माइनस 12 2 होता है, 14 माइनस 2 12 होता है तो सेम ही ना। 14 माइनस 11 3 होता है, 14 माइनस 3 11 होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेट्स स्टॉप हियर, क्योंकि कंसेप्ट बहुत ज़्यादा लेंदी था। आई नो कि थोड़ा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हुआ, बट ये एक्चुअली ज़रूरी था। अगर मैं घाई में समझा देती थी तो आप सारा पार्ट रट्टा मारते थे, पेपर में रट्टा मार कर कितना भी रट्टा मार लो नहीं आता है सॉल्व करते। कंसेप्चुअली हमको जाना पड़ता है और कंसेप्ट समझाने को काफ़ी टाइम लगता है। ओके, और 12 के सारे चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, क्योंकि वहाँ से एंट्रेंस में से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो सारे पार्ट को समझाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेट्स स्टॉप हियर, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।